दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंपनी के अंश पूंजी के प्रकारों के बारे में। शेयर कैपिटल होता है, वो शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिटेल से हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की जो कुल पूंजी होती है वो अलग अलग शेयरों में बटी होती है, जिसे हम शेयर कैपिटल या अंश पूंजी के नाम से जानते हैं। आज हम डिटेल से आपको समझाएंगे कि यह शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आता है, वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी को आप पंजीकृत पूंजी या अंकित पूंजी के नाम से भी जानते हैं। अधिकृत पूंजी होता क्या है? पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से है जो कंपनी अपने सीमा नियम में पूंजी वाक्य के अंतर्गत दिखाती है। मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कैपिटल जो हम दिखाते हैं, मेंशन करते हैं, वो अधिकृत पूंजी कहलाती है। कंपनी उससे अधिक पूंजी नहीं रख सकती। कंपनी के जो संचालक होते हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि व्यापार करने के लिए कंपनी को कितना पैसा चाहिए, और जो अधिकतम अमाउंट होता है वो अधिकतम अमाउंट वो रजिस्ट्री के समय, रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार के समक्ष दिखाते हैं कि कितनी अधिकतम उनकी पूंजी, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हो सकती है, और वही मैक्सिमम अमाउंट अधिकृत पूंजी या अथॉराइज्ड कैपिटल कहलाती है। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय इस कैपिटल का वहां पर मेंशन किया जाता है। और नॉमिनल इसलिए कहा जाता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है, अंकित होता है, इसलिए इसको अंकित पूंजी या नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है ये दो प्रकार का होता है। अधिकृत पूंजी के दो भाग हैं, एक है निर्गमित पूंजी और दूसरा है अनिर्गमित पूंजी। इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष निर्गमित किया जाता है, जनता को जिसके लिए अंश खरीदने के लिए आमंत्रित जितनी अंशों के लिए किया जाता है वो निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और जितना हम निर्गमित नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है? अनिर्गमित कहलाता है, अनइशूड कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक कंपनी के मान लेते हैं कि 10 लाख अधिकृत पूंजी है जो कि 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों में बटी हुई है। अगर कंपनी इन 1 लाख अंशों में से 70,000 अंशों को, ठीक है, 70,000 अंशों को जनता के समक्ष निर्गमित करती है, मतलब 70,000 अंश बेचने के लिए, ठीक है, इशू करती है, तो ये क्या कहलाएगा? 7 लाख रुपए इशूड कैपिटल कहलाएगा। 10 रुपए प्रति अंश की दर से, पर शेयर 10 रुपीज, ठीक है। तो 7 लाख रुपए ये इशूड कैपिटल कहलाएगा। और अनइशूड कैपिटल क्या है? अनिर्गमित पूंजी, वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अनइशूड कैपिटल में आएगा, जो 30,000 अंश होंगे प्रत्येक 10 रुपए वाले। तो अधिकृत पूंजी के दो भाग हो गए, निर्गमित और अनिर्गमित। अब जो निर्गमित पूंजी है, निर्गमित पूंजी के फिर से दो भाग होते हैं। निर्गमित पूंजी के दो भाग कौन कौन से? एक होता है, या होता है प्रार्थित, और दूसरा होता है अप्रार्थित, सब्सक्राइब कैपिटल। प्रार्थित निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, एप्लीकेशन मिले, वो प्रार्थित पूंजी कहलाता है। प्रार्थित पूंजी को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं। और जिस निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता ने कोई एप्लीकेशन नहीं किया वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। कैसे? तो जैसे कि हमने 70,000 अंश निर्गमित किए थे प्रत्येक 10 रुपए वाले। 70,000 में से मान लेते हैं कि जनता 50,000 अंशों के लिए आवेदन करती है। एप्लीकेशन कितने अंशों के लिए मिला? 50,000 अंशों के लिए। तो प्रार्थित पूंजी कितनी होगी? 5 लाख रुपए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा 5 लाख रुपीस, और अनसब्सक्राइब्ड कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख पूंजी जो है वो अनसब्सक्राइब्ड है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन हमें नहीं मिला। क्लियर? फिर आगे देखते हैं, ये जो निर्गमित पूंजी है, निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी, ये क्या हो सकता है? निर्गमित पूंजी से प्रार्थित पूंजी कम हो सकता है, जैसे अभी देखा हमने। ये निर्गमित पूंजी प्रार्थित पूंजी के बराबर हो सकता है, दोनों अमाउंट सेम हो सकते हैं। जितने के लिए हमने आवेदन मंगाए हैं, एप्लीकेशन मंगाए, उतने के लिए ही आवेदन आया, सेम है दोनों अमाउंट। या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अधिक भी हो सकता है। याद रखिएगा,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल से अधिक हो सकता है, कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। 1000 अंश हमने जारी किए थे, आवेदन हो सकता 80,000 अंशों के लिए मिला हो तो उस केस में एक्स्ट्रा हो गया, उस एक्स्ट्रा को या तो वापस कर दिया जाएगा या उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अनुपातिक रूप से अपने पास रख लेते हैं। कोई भी कंडीशन आगे हम देख लेंगे, प्रश्न जब आएगा तो वहां पर वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अलाटमेंट जो होगा, आवंटित पूंजी, वो हमेशा इशूड कैपिटल के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। जितना हमने निर्गमित किया है उससे अधिक अंशों का आवंटन संभव नहीं। तो यहां देखिए आपको समझ में आ गया, प्रार्थित और अप्रार्थित। जितने के लिए आया आवेदन वो प्रार्थित, जितने के लिए नहीं आया वो अप्रार्थित, अनसब्सक्राइब्ड। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी या तो एक साथ सारी राशियां ले लेती हैं, पूरा अमाउंट एक साथ ले लिया जाता है, या इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में, आवेदन, आवंटन और काल्स के रूप में, है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और काल के रूप में, याचना के रूप में कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांगती है। तो जब अलॉटमेंट और याचनाओं के रूप में पैसे मांगे जाते हैं तब वहां पर प्रार्थित पूंजी के बाद प्रार्थित पूंजी के दो भाग होते हैं। जो प्रार्थित पूंजी है उसके दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है याचित पूंजी और दूसरा कहलाता है अयाचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या होता है, जितना किस्त हमने मांगा, जितने पैसे हमने मांगे वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी ने याचनाएं की, जैसे अभी हमने देखा कि 70,000 अंश हमने निर्गमित किए थे, 70,000 में से 50,000 अंशों के लिए आवेदन मिला। अब उस 50,000 अंश में से, है ना, जो प्रत्येक 10 रुपए वाले हैं, हो सकता है हम 2 रुपए आवेदन में मांगे और 4 रुपए कहां मांग लिए, अलॉटमेंट में मांग लिए। 2 रुपए एप्लीकेशन और 4 रुपए अलॉटमेंट में, 6 रुपए हमने मांग लिया और बचे हुए 4 रुपए को हम 2-2 रुपए की 2 किस्तों में मांगेंगे, जो क्या है, काल्स है, फर्स्ट काल्स और सेकंड काल्स। अब अलॉटमेंट तक हम 6 रुपए मांग लिए, बचा 4 रुपए, ये क्या है, अभी तक मांगा नहीं गया। तो कॉल्ड अप कितना हुआ, कॉल्ड अप हुआ 6 रुपए और अनकॉल्ड अप कितना है, 4 रुपए, जिसको अभी तक हमने मांगा नहीं। तो समझ में आ गया, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी ने पैसे मांग लिए वो याचित, कॉल्ड अप, और जिसके लिए पैसा अभी नहीं मांगा गया है वो अनकॉल्ड अप कहलाता है। अब कॉल्ड अप पूंजी मांगी गई जो राशि है उसमें भी 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन होता है कि पूरा पैसा मिल जाए, ठीक है, हमने अंशधारियों से जितना पैसा मांगा था हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा हमें मिल जाए। हम 6 रुपए मांगे हैं 50,000 अंशों पर, मतलब 3 लाख रुपए मांगा गया है। 3 लाख रुपए हो सकता है कि पूरा का पूरा हमें मिल जाए। अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो वो पेड अप कहलाएगा, पैसा चुका दिया गया तो चुकता पूंजी। और अगर उसमें से जो हमने मांगा, 6 रुपए हमने मांगा था, अगर कुछ अंशों पर कुछ पैसे अप्राप्त रह जाते हैं तो वो अप्राप्त राशि क्या कहलाएगी, वो, है ना, अवशिष्ट याचना, कालीन एरियर्स कहलाएगी। वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम आदत याचना या अवशिष्ट याचना या इंग्लिश में हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं, जो अभी तक हमको नहीं मिला। मान लेते हैं कि हमने 6 रुपए मांगा था, लेकिन उसमें से जो अंशधारी हैं 1000 अंश किसी के पास है जिसने, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा अगर उसने 4 रुपए की दर से नहीं दिया तो 4000 रुपए क्या होंगे, वो आदत पूंजी होंगी, अवशिष्ट याचना होगी, है ना, या कालीन एरियर हम उसको कह सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जो अयाचित पूंजी है, अनकॉल्ड अप, जिसको अभी तक हमने मांगा नहीं, उसमें फिर 2 भाग होंगे। कौन कौन से 2 भाग होंगे, एक होगा संचित पूंजी और दूसरा हम कह सकते हैं कि असंचित पूंजी। संचित पूंजी क्या होगा, कभी कभी कंपनी कुछ विशेष बिल पास करके ये नियम बना देती है कि इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो अभी तक मांगा नहीं गया है, 4 रुपए नहीं मांगे हैं, उस 4 रुपए में से हम 1 रुपए जो होंगे वो हम कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं मांगेंगे। कंपनी जब तक काम करेगी तब तक वो 1 रुपए अंशधारियों से नहीं मांगा जाएगा। वो कब मांगा जाएगा, वो तभी मांगा जाएगा जब कंपनी समाप्त होगी, जब कंपनी का व्यापार बंद होगा, तभी वो पैसे मांगे जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, संचित
पूंजी कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? लेनदारों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनके मन में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए, अगर कंपनी डूब भी जाती है तो कुछ पैसे कंपनी के पास रिजर्व में रखे हुए हैं, संचित पूंजी के रूप में, रिजर्व कैपिटल के रूप में। कौन सी कंपनियां ऐसा करती हैं? बैंकिंग कंपनी और बीमा कंपनी खास करके ये रूल फॉलो करती है। ठीक है, अब इसी में दूसरा हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? असंचित पूंजी। असंचित पूंजी मतलब जो संचित पूंजी नहीं है, जिसको हम कभी भी मांग सकते हैं। 4 रुपए बचा है, उस 4 रुपए को 2-2 रुपए की किस्तों में कंपनी अगर आगे भविष्य में मांग सकती है तो वो असंचित पूंजी के कैटेगरी में आएंगे। संचित पूंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संचित पूंजी हमेशा याद रखिएगा। क्या है संचित पूंजी? अयाचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने जीवन काल में अंशधारियों से नहीं मांगेगी। यह कब मांगा जाएगा? जब कंपनी का समापन होगा तभी मांगा जाएगा। इसको हम संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से देखिए, अधिकृत पूंजी के 2 भाग, निर्गमित, अनिर्गमित। निर्गमित पूंजी के फिर 2 भाग, प्रार्थित, अप्रार्थित। प्रार्थित पूंजी के फिर 2 भाग, याचित और अयाचित। और याचित पूंजी के फिर 2 भाग कौन से? चुकता और, है ना, जो कालीन एरियर्स है वो। और अयाचित पूंजी के 2 भाग, संचित पूंजी और असंचित पूंजी। इस तरह से टोटल जो अंश पूंजी होती है कंपनी की, उसको डिवाइड किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिटेल से समझ में आ गया होगा, और आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आगे हम आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो आपके अकाउंट और बिजनेस स्टडी से संबंधित लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।